दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अंशु नथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। दोस्तों इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इस सरकार का जो एक बड़ा सपना था, जिस सपने को वो दिल में संजो कर बैठे थे और सोच रहे थे कि इस मॉनसून सत्र में नहीं तो कुछ दिनों में ही वो उसको पूरा कर लेंगे, लगता है उस सब सपने पर पूरी तरह पानी फिर गया है। और पानी किसने फेरा है? पानी फेरा है नेता विपक्ष राहुल गांधी ने। आखिर राहुल गांधी ने 24 घंटे में ऐसा क्या कर दिया कि एनडीए सरकार का सपना चकनाचूर हो गया। वो जो सांसदों की संख्या बढ़ाना चाहते थे, अचानक ही उनको उस पे कदम पीछे खींच लेने पड़े हैं। ये अभी की बड़ी खबर है और पूरी खबर क्या है और ये सब कुछ कैसे हुआ, ये हमें बताएंगे संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर ये हुआ कैसे? जिस बात को लेकर सरकार इतनी अड़ी थी, इतने सांसदों को वो अपने पाले में ला चुकी थी, अब रातों रात कदम कैसे पीछे खींचने पड़ गए? देखिए अंशु जी, सबसे पहले आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कदम इसलिए खींचने पड़ गए क्योंकि एक के बाद एक प्लानिंग फेल होने लगी। जो मोदी और शाह का करिश्मा था, वो करिश्मा चूकने लगा। हालत ये हो गई कि मोदी और शाह के भरोसा देने के बावजूद कुछ ऐसी बातें नहीं पूरी हो पाई, जिसकी वजह से राजनीतिक दलों के सांसदों को, नेताओं को अब डर लगने लग गया। अब उसमें बांकीपुर का हार कह लीजिए, दतिया की हार कह लीजिए, अब तमाम लोगों को लग गया कि अब मोदी शाह से डरने की जरूरत नहीं है। जो जंतर मंतर पर हुआ, जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद राजनीतिक दलों के सांसद जो टूट कर आ गए थे बीजेपी की तरफ, अब उन्होंने कह दिया कि हम ज्यादा अपमान सहने को तैयार नहीं है, वापस अपने डेरे, वापस अपने घर जा रहे हैं। और इस बीच राहुल गांधी, कल हमने एक चर्चा की थी अंशु जी, की शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसमें मत फंसना। 50 मिनट तक मान मनोबल के बावजूद राहुल गांधी ने उसमें फंसने से इनकार कर दिया। अब राहुल गांधी के इनकार के बाद सरकार ने इधर-उधर हाथ मारे, तमाम तरह की बातें की, लेकिन वो जो नंबर का जो आंकड़ा था, वो नहीं हो पाया। राहुल गांधी ने इस बात को इंश्योर किया कि नंबर सरकार के पास ना हो पाए, तो ना अखिलेश यादव टूटे, ना डीएमके टूटी। और नतीजा ये रहा कि पिछले कुछ महीनों से जो वॉर लेवल पर, जो युद्ध स्तर पर मोदी और शाह पार्टियों को तोड़ने के मिशन में लगे थे, वो मिशन उनका पूरी तरह से नाकाम हो गया। और कहने वाले लोग कहते हैं कि लोकसभा में सांसदों की वर्तमान संख्या जो है 543, अधिकतम 550 हो सकती है, उसको जो 850 करने की बात है। मैंने कल शाम को एक स्टोरी करी थी, 1100, 850 लोकसभा और 250 आज की स्ट्रेंथ में अधिकतम जो हो सकती है। 1100 सांसदों की इस देश को जरूरत है क्या? उसमें कमेंट जाकर तमाम लोग पढ़े, कल देर शाम को हमने किया था। लगभग लगभग 99.9% लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, 1100 सांसदों की हमें कोई जरूरत नहीं है। एक आदमी ने कमेंट किया कि कांग्रेस के एजेंडे पे मत चलिए। भाई साहब, हम कांग्रेस के एजेंडे पे नहीं चलते हैं। हम तो इस देश की जनता से पूछ रहे हैं कि आपको 1100 सांसदों की जरूरत है? और ये सांसद करते क्या है? ये तमाम चीजें जो भी देखना चाहे वो विस्तार से जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं नंबर गेम पर आ रहा हूं, और ये जो नंबर गेम आ रहे हैं, मैं सीधे सीधे बताता हूं अंशु जी। तो पिछली बार ये जो परिसीमन बिल ये ला रहे थे महिला आरक्षण के नाम पर, जबकि महिला आरक्षण तो पहले ही पास हो चुका था, 528 सांसदों ने वोट डाले। 528 में से 2/3 सांसद चाहिए, 352। और वो क्यों चाहिए? क्योंकि संसद का ये नियम ये कहता है, सदन का ये नियम कहता है कि जितने उसकी स्ट्रेंथ है, उसके आधे से एक चाहिए, और जो वोटिंग करे, जो सदन में मौजूद रहे, उनका 2/3 चाहिए। तो 2/3 चाहिए थे, 352। इनको मिल पाए सिर्फ 298, यानी 54 सांसद कम। उसके बाद मिशन पे लग गए, एजेंडे पे लग गए। अब एजेंडे पे लगे तो क्या हुआ? तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की। उसमें 12-13 तो हो गए थे, 20 के आसपास, चूंकि 28 सांसद है, 19 आपको चाहिए। 19 पूरे नहीं होंगे तो 2/3 मेजोरिटी नहीं होती। तो फिर शत्रुघ्न सिन्हा का नाम डाला गया। बाद में उन्होंने कहा नहीं, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। एक नाम कई कई बार डाले गए, न पूरी लिस्ट निकल कर सामने आई। कई तरह की उहापोह की स्थिति रही। क्यों? क्योंकि अगर नंबर पूरा होता तो लिस्ट एक साथ सामने आ जाती। अभी हाल ही में उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़े, उन्होंने 6 का नंबर आया, उनका विलय करवा दिया। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद तोड़े थे, उनका भारतीय जनता पार्टी में विलय करा दिया। यहाँ वो नंबर पूरे नहीं हो रहे थे। फाइनली किसी तरह से जोड़ घटा गुना भाग करके ये 20 तक पहुंचे, और उसके बाद ये पहुंच गए। भूपेंद्र यादव ने कहा नहीं नहीं, बीजेपी अभी नहीं लेगी आपको, हम एक नई पार्टी में चले जाते। तो एक एनसीपीआई में उन्होंने विलय करवा दिया। और बड़ी दिलचस्प बात बता दूं मैं आपको,
संसद के सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिवसेना के 6 सांसदों का एकनाथ शिंदे की पार्टी में, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के 6 सांसदों का एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में मर्जर स्वीकार कर लिया। ये जो बाकी 20 सांसद रहे टीएमसी के, ये आज भी लोकसभा के रिकॉर्ड में तृणमूल कांग्रेस के सांसद है। ओम बिरला ने एनसीपीआई में इनका विलय स्वीकार नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही सरकार ने एक नई पार्टी के तौर पर इनको ऑल पार्टी मीटिंग में भी बुला लिया, एनडीए मीटिंग में भी बुला लिया। लेकिन एनडीए मीटिंग में जितने सांसद पहुंचे, उन्होंने इनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। 3 सांसद जो मंगल मिलन करते हैं ना प्रधानमंत्री हर मंगलवार को संसद सत्र के दौरान, पहली मीटिंग में भी नहीं पहुंचे, दूसरी मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। और मैंने पहले ही दिन सवाल उठाया था। लोगों ने कहा कि यार टीएमसी के विधायक टूटे पश्चिम बंगाल में, बीजेपी ने क्यों विलय नहीं करवाया? कई लोगों ने कहा कि नहीं वो चाहते हैं कि पक्ष भी खुद ही रहे, विपक्ष भी खुद ही रहे। ऐसा नहीं था अंशु जी। टीएमसी के जो विधायक टूटे उसमें कई मुसलमान विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी हिचक रही। सांसदों का विलय क्यों नहीं करवाया? क्यों एक नई आराम सी पार्टी में भेज दिया उनको, जिसका न लेना एक न देना एक? क्योंकि इन 20 सांसदों में से 3 मुसलमान थे। कब तक बेइज्जती सहते? आखिरकार इनको ये समझ में आ गया और इन 3 सांसदों ने जंगीपुर, मुर्शिदाबाद और बहरामपुर, ये कौन-कौन है? खलीलुर रहमान है, अबू ताहिर खान है और गुजरात से आने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान है। ये दोनों उन दोनों बैठकों में नहीं गए। इनमें से बाकायदा एक बयान भी आ गया, मैं जरा बता देता हूं, ये पीटीआई की रिपोर्ट है कि अबू ताहिर खान ने कहा कि हम एनडीए के साथ नहीं है और ना ही भाजपा में जा रहे हैं, निश्चिंत रहे। तो इसका मतलब है कि अब इनका मन डोलने लग गया है कि यार बीजेपी तो अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं है, हम क्यों उनके साथ जाए? तो जैसे ही ये 3 सांसद बैक टू पेवेलियन करेंगे, यानी ममता बनर्जी के पास वापस चले जाएंगे, इन 17 बाकी बचे 17 सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अलग गुट बना के मर्ज भी कर लिया, एनडीए की बैठक में भी शामिल हो गए। वो सब पार्टी विरोधी गतिविधियां हो गई है एक तरह से। तो जो नंबर का गेम था, वो भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा झटका इन 3 सांसदों ने दिया। लेकिन ये सिर्फ इन 3 सांसदों का झटका नहीं था। मैं बता देता हूं कि क्या इनकी रणनीति थी। टीएमसी तोड़ना, 28 में से 20, 3 चले गए, 17 बच गए। इन सबकी सदस्यता अब खतरे में है, क्योंकि 2/3 का मार्क पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा इनका था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में से 7 तोड़ना, 6 तोड़ चुके हैं। डीएमके 22 सांसदों का समर्थन हासिल करना था या तोड़ना था, तो न डीएमके का समर्थन हासिल कर पाए और न ही डीएमके को तोड़ पाए। शरद पवार की पार्टी, जरूर ये लग रहा है कि हो सकता है कि वो उनके साथ चले जाए, लेकिन कल जिस तरह से अंशु जी शरद पवार की पार्टी ने, शरद पवार साहब ने अपनी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को निकालकर 2 नए प्रवक्ता बना दिए, तो पता नहीं ऊहापोह की स्थिति है। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी के 37 सांसद, इनको लगा कि थोड़ा बहुत तोड़ताड़ कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने साफ मना कर दिया कि हम इस मसले पर जो है वो खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी के साथ। और फिर एक था आम आदमी पार्टी के 3 लोकसभा सांसद। अभी उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी है, क्योंकि मोटे तौर पर नंबर इनका पूरा हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे में इन्होंने क्या सोचा कि भैया अब तो बड़ी दिक्कत हो गई है, तो उन्होंने कहा चलो राहुल गांधी को मना लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने राहुल गांधी के पास कल किरण रिजिजू को भेजा। प्रियंका गांधी भी मौजूद रही थी और महिला आरक्षण के नाम पर उनको मनाने की कोशिश की, 50 मिनट तक बहलाने टहलाने की कोशिश की। राहुल गांधी ये खेला समझ गए और संसद भवन से निकले और शाम को 10 जनपद के बाहर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। किसके साथ? उन लड़कियों के साथ जिनके साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, जिनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की, जिस लड़के ने पैलेट गन का इस्तेमाल होते हुए देखा। ये एक तरह से सरकार की पोल खोल कर रख दी। अब सरकार को लगा कि कहाँ तो हम समर्थन मांगने गए थे, कहाँ ये फिर से पोल खोल रहे हैं। तो दिन भर खबर चलवाने के बाद अंशु जी, दिन भर खबर चलवाई कि मिलने गए थे, स्पेशल सत्र आ सकता है। कई लोगों ने चलाया 16 अगस्त, 17 अगस्त, 18 अगस्त, कई लोगों ने चलाया 17, 18, 19 अगस्त। उसमें मैंने कहा भी था कि भाई नियत समय भी करवा लेते, स्पेशल सेशन बुलाने की क्या जरूरत थी। ये तमाम खबरें चलवाई, लेकिन जब कहीं से कोई सहारा मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया, तो फिर शाम को कह दिया कि नहीं ये खबर गलत थी। टीवी नहीं देखते हैं क्या, ये आपको लगता है? जब ये खबर चली, अगर ये खबर गलत होती तो उसी समय सरकार की तरफ से काउंटर आ जाता। सरकार ने शाम तक इस खबरों को चलने दिया। अब बहुत सारे लोग बीजेपी बीट के पत्रकारों को गरियाते हैं। अंशु जी, एक बड़ा संकट का काल है ये। इस संकट के काल को समझिए। संकट का काल यह है कि नेताओं को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। आमतौर पर अगर ये पुराना जमाना होता तो पत्रकार उस नेता का बहिष्कार कर देते और चैनल उस नेता की एक खबर न चलाता, लेकिन आजकल तो संपादक चंपादक बने हुए हैं। ये हालत हो रखी है, हमने कर रखा है।
यही पत्रकार, मैं भी बीजेपी बीट कवर करता था। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम था नरेंद्र मोदी का, वहां जो पीआर एजेंसी आई थी वो पत्रकारों के साथ बदतमीजी कर रही थी। हम उस कार्यक्रम का बहिष्कार करके 11 अशोका रोड वाले भारतीय जनता पार्टी के जो पुराना कार्यालय था वहां पहुंच गए। पूरी की पूरी बीजेपी मनाने आई, एक पत्रकार उठकर मोदी के उस कार्यक्रम को कवर करने नहीं गया था। ये संकट की स्थिति है। नेता मंत्री खुद खबर फैलाते हैं और चल जाती है, उसको फिर जब एजेंडा पूरा नहीं होता तो खंडन करते हैं। अब जैसे वो चंदा वाला बिल है, पिछले 10-12 दिनों से बार-बार हो रहा है, बिल आएगा, बिल आएगा, बिल आएगा। अमेरिका के एक सांसद ने अड़का दिया, वो क्रिश्चियन और चर्च को लेकर कुछ कह दिया। आज डरे हुए अमित शाह चर्च के लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब अमेरिका के राष्ट्रपति भी छोड़ दीजिए, एक नेता ने अड़का दिया तो गृह मंत्री बैठक कर रहे हैं। ये इस सरकार की हालत है। तो फाइनली अब सरकार ने ये बता दिया कि हम ये बिल डिलिमिटेशन वाला नहीं ला रहे हैं, कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जा रहा है, इस सत्र में ये बिल नहीं आ रहा है। यानी मोटे तौर पर राहुल गांधी के अड़ जाने की वजह से, राहुल गांधी की रणनीति की वजह से और पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी राहुल गांधी ने किया उसकी वजह से मोदी की सबसे बुरी हार हुई है, करारी हार हुई है। उन्हें अपने ड्रीम बिल को वापस लेना पड़ गया है, जिस बिल के सहारे वो 2047 तक इस देश में प्रधानमंत्री बने रहना चाहते थे। जी, बिल्कुल संतोष जी, लग रहा है कि जब से ये सत्र शुरू हुआ है, इस सरकार की ग्रह दशा बिल्कुल बिगड़ी हुई है। 20 जुलाई से सत्र शुरू हुआ और तभी उसी दिन संसद मार्च का कॉकरोच पार्टी और युवाओं का आंदोलन था और उसी दिन से सरकार के अंदर कोहराम मच गया और उसके बाद से पूरे देश में आंदोलन फैल गया और राहुल गांधी ने भी इस आंदोलन को लेकर जिस तरह पीएम निवास का घेराव किया और लगातार उसके बाद से प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है। फिर छात्रों पर बर्बरता को लेकर अमित शाह से जवाब देने की मांग हो रही है या उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। तो सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। उसके बाद नई बात ये हो गई कि भाई जो टीएमसी को इतना ये ख्वाब से सोच कर लाए थे, उन्हें तोड़ तोड़कर उसमें से जो 3 सांसद आपने बताए वो मंगल मीटिंग में जा ही नहीं रहे एनडीए की और वो कह रहे हैं कि हम एनडीए का पार्ट है ही नहीं। तो उस हिसाब से जो 20 के 20 जो सांसद है उनका भी कोई अब मतलब बनता नहीं है। अगर दल बदल कानून के हिसाब से देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी खड़ा हो गया है। यानी चारों तरफ से मुसीबतें हैं। तो बिल्कुल आप ठीक दिखा रहे थे कि क्यों भाई ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार जी को अपने यहाँ बुलाना पड़ रहा है, बिठाना पड़ रहा है और किस तरह से हमने देखा कि वो कैसे उनसे मिल रहे हैं। यानी कि भाई ये तो जो आने वाले हैं टीएमसी वाले, उनके तो अब आने की कोई बात लग नहीं रही। अब जो है हमारी झोली में वो भी ना चले जाए और पूरा माहौल इस तरह का बन गया। चढ़ावा चोरी का जिस तरह से संसद में मामला उठाया है विपक्ष से, रोज वहां पर वो चंदा भी जमा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है कि लोगों को कहीं बांकीपुर और दतिया में भी जो रिजल्ट आए हैं, पूरे देश में एक बात जारी है कि ये केवल अपने लिए अपनी धुन में चुनाव जीतने के लिए, बिल बनाने के लिए, संसद में जैसे तैसे कानून पास कराने में लगे हुए हैं, जनता की कोई परवाह नहीं है। तो शायद ये एक नेगेटिव फीडबैक था और बाकी बात सही है कि कोई दल भी नहीं माने, राहुल गांधी ने भी इस चीज को सिरे से ही रिजेक्ट किया होगा। तो साफ बात है कि ये टाइमिंग सही नहीं है। डिलिमिटेशन बिल्कुल आने की, कोई इनके साथ खड़ा नहीं होगा। सरकार की और फजीयत होगी, बहुत बुरी तरह से भद पिटेगी। शायद ये जो डिसीजन लिया है थोड़ी समझदारी का काम किया है, लेकिन फिर भी क्या लगता है जो बचे कुछ दिन हैं अब संसद के, तो संसद का तो सत्र भी ऐसे ही एक तरीके से कहा जाए कि क्या चला, लोगों की सवालों के जवाब नहीं मिले, ये संसद में आए नहीं है। क्या कुछ सार्थक चीजें हो पाएंगी? ये बिल तो नहीं आएगा, राहत की सांस मुझे लगता है लोगों को भी लेनी चाहिए कि भाई जितने सांसद हैं उनके जो चुन के भेज रहे हैं उनका तो बोलने का नंबर नहीं आ रहा, कोई उनके मुद्दे नहीं उठ रहे, तो 1100 सांसद क्या उनके लिए करेंगे। लेकिन बात यह है कि ये वाकई जो ये सत्र है, जो संसद है, इतना अप्रासंगिक कर दिया गया है। आखिर जनता भी तो पूछेगी हमारे करोड़ों रुपए से चल रही है संसद, इसका हम करें क्या? जी नहीं, बिल्कुल। और आप समझिए कि अमेरिका के एक सांसद ने ऐतराज उठाया और पूरी की पूरी सरकार हिल गई। हमारे तमाम विपक्षी सांसद लगातार गला फाड़-फाड़ के चिल्ला रहे हैं। वो संसद भवन परिसर के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है, अमित शाह आओ जवाब दो, ये नारे लगने शुरू होते 3 मिनट में। आज तो मैं बड़ा दिलचस्प बताऊं लोकसभा में क्या हुआ, 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। आज 6 अगस्त की तारीख है अंशु जी, 6 अगस्त और 9 अगस्त इस दुनिया की एक भयानक त्रासदी वाली तारीख है। हिरोशिमा और नागासाकी पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया।
उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसके बाद छोटा-सा 1 मिनट का भी ज्ञान नहीं दिया बिड़ला साहब ने, शांत रहिए, बैठे रहिए, सदन चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए और स्थगित 3 मिनट टोटल। कुल मिला के 3 मिनट चला, जिसमें 1 सवा मिनट हिरोशिमा नागासाकी पर बोले, 1 सवा मिनट उन्होंने ज्ञान दिया होगा, यानी 1.5 मिनट भी कायदे से वो सदन की कार्रवाई नहीं चला पा रहे हैं। जैसे ही नारा लगता है अमित शाह सदन में आओ, वैसे ही बिल्कुल स्थगित कर दिया जाता है। राज्यसभा में तो गजब हो गया। राज्यसभा में जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए, उपराष्ट्रपति खड़े हो गए, सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी उन्होंने 12 बजे तक हाथ जोड़ के निकल गए। अब ये समझिए लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, 3 मिनट में स्थगित हो गई, 2 बजे तक के लिए। 2 बजे संध्या राय सभापति के आसन पर विराजमान थी, वो जो जरूरी कागज थे वो पेश-वेश करवा के, बिल-विल पास करवा के उन्होंने दिन भर के लिए एडजर्न कर दिया। राज्यसभा 11 बजे शुरू हुई तो 12 बजे तक के लिए एडजर्न हो गया। तो इस तरह से जो है वो सदन के अंदर चल रहा है। पूरा का पूरा विपक्ष आप ये मान लीजिए कि कुल मिलाकर 350 400 के लगभग सांसद, 350 से ज्यादा सांसद ये मांग कर रहे हैं कि अमित शाह सदन में आओ। अमित शाह सदन में आने को तैयार नहीं है। लेकिन उनका एक और दूसरा बिल जो है, जो चंदा और कई तरह की बातें ये लोग कहते रहते हैं। अमेरिका से एक आवाज आई और चर्च के लोगों के को बैठक करने के लिए अमित शाह ने बुला लिया। इसको झुकना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं सीधे-सीधे कह रहा हूँ। हम आलोचना कर सकते हैं अंशु जी। मैं, आप इस देश का नागरिक, हम अपने देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए बिल की आलोचना कर सकते हैं। हम अपने गृह मंत्री द्वारा लाए गए बिल की आलोचना कर सकते हैं। हम अपने प्रधानमंत्री से, हम अपने गृह मंत्री से, हम अपने तमाम मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं, उनकी जवाबदेही तय कर सकते हैं। इस देश के जिस संविधान ने मुझे हक दिया उन्हें चुनने का, उसी संविधान ने मुझे हक दिया है उनसे सवाल-जवाब करने का। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठा हुआ कोई आदमी कुछ कहते हैं और हमारे मंत्री जी हिल जाते हैं, ये तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसको सरेंडर करना कहते हैं। या आप सही तरीके से मान लीजिए, बाकी दर्शक अगर कुछ कमेंट करके बता सके तो वो भी बता सकते हैं मुझे। जी बिल्कुल, आपने ये सही बात कही कि जिस तरीके से एक तरह से संसद का निरादर हो रहा है, जनता के मुद्दे नहीं उठ रहे हैं और जो जो मुद्दे उठने चाहिए, भई ये है कि आप चढ़ावा चोरी मामले में आप डिबेट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, उसके लिए सरकार तैयार नहीं है। छात्रों के मुद्दे पर उन पर बर्बरता क्यों नहीं हुई हुई उस पर आकर जवाब दीजिए, वो सरकार तैयार नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए अगर संसद में आप आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है? लोग यही इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आखिर आपको संसद में आकर यही तो करना है कि केवल ये नहीं है कि लोगों को, सांसदों को वो बाहर खड़े हैं और आपके पास नंबर है तो आप कोई भी बिल पास करा लेंगे, कोई भी कानून बना लेंगे। आखिर कानून तो देश के लोगों के लिए ही बन रहा है। अब बड़ी बात ये है कि डीलिमिटेशन बिल तो आपने कहा कि अभी तो ठंडे बस्ते में डाल दिया, ये ला नहीं रहे हैं। अब जो बाकी मुद्दे हैं, जो जिस तरीके से इस्तीफे की मांग की जा रही है या और चीज़ों है या चढ़ावा-चोरी को लेकर डिस्कशन की मांग की जा रही है, क्या लग रहा है बाकी सत्र में अब क्या होने वाला है? कोई ये आएँगे या इसी तरीके से इस सत्र को अब समाप्त कर दिया जाएगा? अब सीधे कहा जाए कि जनता की अदालत में ही इनको जाकर जनता ही बताएगी कि भई आप क्या सही है और क्या गलत है। अब इस सत्र में क्या लग रहा है कि यूँ ही ये खत्म होगा या कुछ चीज़ें हैं उनका ये जवाब देगी सरकार? आखिरी प्रश्न। देखिए, जो सरकार का अपना कामकाज है, सरकार उसी तरह से अपना कामकाज करती रहेगी, जो बिल पास करवाना है वो अपना करवाती रहेगी। जहाँ तक परिसीमन वाला बिल है, राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ-साफ कह दिया कि हमें ये वाला जो बिल है, ये मंजूर नहीं है। तो ये सपना तो एक तरह से टूट गया है, कोई स्पेशल सेशन नहीं आने वाला है। अब राहुल गांधी की गूंज जो प्रयागराज में होनी थी, उसको लेकर भी अनुमति कैंसल कर दी गई है, वो भी एक बड़ा बवाल हो गया है। ये लोग कह रहे थे झारखंड में क्यों नहीं बोलते? मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि चाहे हमारे सहयोगी की सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो या विरोधी की सरकार हो, जहां भी छात्रों के साथ गलत होगा, युवाओं के साथ गलत होगा, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। ये सीधा-सीधा मैसेज दे दिया है। अब राहुल गांधी की गूंज का क्या होगा? और बड़ा सवाल ये भी है कि 15 अगस्त को अब नरेंद्र मोदी साहब के भाषण को रीराइट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से वो क्या बोलते हैं। लेकिन दर्शकों से मैं सिर्फ 2-3 चीजें कहूंगा। आप ये जरूर बताइएगा कि 1100 सांसदों का बिल अब जो चला गया है ठंडे बस्ते में, क्या इस सरकार को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए? 2 तिहाई बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाया, तो क्या अब पार्टियों में टूट-फूट जो है वो ठहर जाएगी, रुक जाएगी? क्योंकि कुछ ही महीनों बाद 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के, जिसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड भी है, पंजाब भी है, मणिपुर है, गोवा है।
तो अब उन चुनावों की तैयारी होगी, तो फिलहाल मुझे लगता नहीं कि तोड़फोड़ करने की स्थिति में जो है वो बीजेपी है। लेकिन अमेरिका से जो आवाज आती है और उस पर हमारे सरकार में जो हलचल शुरू हो जाती है, ये कितना शर्मनाक है। अपने तमाम दर्शकों से कहूँगा कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अंशु जी, आज मैं ही आपसे ये ज़िम्मेदारी ले लेता हूँ क्षमा के साथ, कि मैं कहूँगा अपने तमाम दर्शकों से कि अंशु जी और हमें जो है, वो हम दोनों को इजाज़त दीजिए। चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कम से कम 5 लोगों तक ज़रूर फॉरवर्ड कर दिया कीजिए। होता क्या है, यूट्यूब जो है ना, अब मेटा वाले को तो धमका दिया सरकार ने। अब मेटा क्या कर रही है, फेसबुक क्या करेगा, यूट्यूब भी एल्गोरिदम जो होता है कई बार उस तरह का सेट कर दिया जाता है। वीडियो आपके पास नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहे हैं, कई दर्शक कमेंट करते हैं कि नोटिफ़िकेशन नहीं आ रहा है, वीडियो उनके पास नहीं जा रहा है। तो सरकार के इस कुचक्र को आप तोड़ोगे कैसे? एल्गोरिदम कैसे काम करता है मैं बता देता हूँ। अगर आपने इसको 5, 7, 10 आदमी को फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने भी 2-4 आदमी को फॉरवर्ड कर दिया। जब फॉरवर्ड करने की रफ्तार और आपके देखने की रफ्तार ज़्यादा होगी, आप 2, 3, 4, 5 मिनट देख के मत छोड़ा कीजिए। थोड़ा-सा समय निकालिए क्योंकि ये आपसे जुड़ा मसला है। 14 मिनट, 15 मिनट इसको देखिए। जब आप इतना देखने लगेंगे, जब आप फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करके कमेंट करेंगे, तो यूट्यूब का एल्गोरिदम कहेगा कि नहीं अब इसको रोका तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इतना थोड़ा-सा कष्ट आपको करना पड़ेगा ताकि हम सरकार के इस एल्गोरिदम वाले चक्रव्यूह को तोड़कर आपके सामने सही खबरें ला सके। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मेंबर के तौर पर जॉइन कर सके, तो मेंबर के तौर पर भी जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे और अंशु जी को हम दोनों को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के साथ। नमस्कार। नमस्कार।